नमस्ते। आज मेरे साथ चर्चा में प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा प्रोफेसर, देश के बड़े अर्थशास्त्री, प्लानिंग कमीशन, जेएनयू, इन सब के बाद मुझे एक थोड़ी हिचकिचाहट होती है जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के बिहाफ पे उनकी नुमाइंदगी करते हुए बहुत बहुत बेसिक प्रश्न पूछता हूं। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप लोगों के पास ज्यादा ज्ञान है और मैं शायद उसके साथ न्याय नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं इस क्षमा के साथ कि मेरे प्रश्न बहुत साधारण से होंगे, आपसे शुरू ये कर रहा हूं। प्रोफेसर साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि अभी आया हाल में कि 10 लाख का वेव ऑफ किया गया और उसको सरकार की तरफ से जो लोग थे वो कहे कि नहीं नहीं, वेव ऑफ का मतलब ये थोड़ी है कि पैसा चला गया। लेकिन एक तरफ ये भी बताया गया कि उसमें से 13% रिकवरी हुई, बाकी सब बट्टे खाते में जिसको बोलते हैं। इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए एक आसान शब्दों में समझा दीजिए कि 10 लाख का वेवर का मतलब क्या हुआ। 10 लाख करोड़ का वेवर उन्होंने करा है, जिसमें से केवल 13% वापस आ चुका है, तो बकाया राइट ऑफ कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि बैंक अपने बचाव में ये कहता रहता है कि हम नाम के लिए राइट ऑफ कर रहे हैं, इसको रिकवर करने के लिए, वसूली करने के लिए जो जिन लोगों ने हमसे ऋण लिया था, वो हमारी कोशिश जारी रहेगी। मगर असलियत में अगर वो जिन्होंने ऋण लिया है उनको अगर वापस करना होता तो वो अभी कर देते। तो जारी रहती है, मगर असलियत में वो आखिरकार कभी वापस नहीं आता है। तो ये मान के चलिए कि ये राइट ऑफ हुआ तो राइट ऑफ हो गया, और इसमें बैंकों का फायदा है। वो अब आगे चल के आप पूछेगा तो मैं बताऊंगा। जी नहीं, मेरा एक और प्रश्न ये है, क्योंकि वो प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं गांव, मतलब मूल रूप से मेरे पिताजी फार्मर थे और मैं उस पृष्ठभूमि से हूं। मुझे एक चीज और जरा ये समझना है प्रोफेसर साहब कि गांव में मैं देखा हूं कि ट्रैक्टर का लोन, नलकूप का लोन, छोटे छोटे लोन अगर कोई लेता है, और अगर वो मैं आपको वैसे बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करता है। हो सकता है एक डिफॉल्ट करे, दो करे, फिर कुछ लोग दे पाए ना दे पाए, कुछ ना कुछ समस्या आती है। लेकिन उसके यहां जिस तरह से वसूली वाले आते हैं, नंबर एक, नंबर दो, तहसील में उसका नंबर लिख दिया जाता है दीवार पे कि इनके ऊपर 40,000 बकाया, इनके ऊपर 1 लाख रुपए बकाया, इनके ऊपर 70,000 रुपए बकाया। इस केस में इनके नाम क्यों नहीं पता लगते हैं कि जिनका जिनका वे ऑफ किया गया है? इसमें जो आरबीआई कारण बताती है कि हम वेव ऑफ इसलिए नहीं कर रहे, वो ये है कि हम, मतलब आरबीआई की ओर से मैं हम कह रहा हूं कि हम ये नहीं बता सकते कि ये विलफुल डिफॉल्टर हैं कि डिफॉल्ट इस वजह से हुआ क्योंकि बिजनेस में, बाजार में मंदी आई, इस वजह से इनका बिजनेस चला नहीं, इस वजह से इनका डिफॉल्ट हुआ। तो विलफुल और नॉन विलफुल डिफॉल्टर में एक अंतर बैंक करते हैं, और ये अंतर आरबीआई बैंक के ओर से, मतलब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, अधिकतर पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही ऋण जो है वो राइट ऑफ हुआ है। उस आरबीआई बचाव कर रही है, बेसिकली आरबीआई बचाव कर रही है। और ये बहुत ही निकृष्ट बात है, जो जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया कि एक किसान का ऋण, तो उसका नाम पट्टी पे लिख करके गांव भर में चर्चित हो जाता है, और यहाँ जो लाखों करोड़ों या 1,000 करोड़ रुपए ऋण ले करके लोग वापस नहीं करते, तो ये मतलब बात जायज तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में जायज नहीं लगती। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि अगर कुछ सफाई ही देनी है तो भाई ये साफ कर दीजिए कि कौन विलफुल डिफॉल्टर था और कौन नॉन विलफुल डिफॉल्टर था। मगर वो भी नहीं। तो ये हमारे और आपके पैसे के संग खिलवाड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये डर शुरू से मौजूद था जब ये बातें उठी कि
पहली बात तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि ये शुरुआत कैसे हुई। सरकार ने एक नया कानून आया, सरकार वो है आईबीसी, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके अंतर्गत कंपनियों के, जो बड़ी बड़ी कंपनियों जो फेल होने लगती हैं, उनके लोन का या फिर लिक्विडेशन कंपनी का या फिर ये ऋण माफी या राइट ऑफ के लिए एक रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं और जहां पर कुछ डिस्प्यूट होती है तो वो ट्रिब्यूनल में जाता है। तो इस दौर में जब से 2016 के बाद ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, तब से ये प्रक्रिया काफी बैंकों के संग चालू की गई और वो अब अपने चरम पे पहुंची है कि मतलब काम खत्म हो रहा है, अधिकतर बैंकों के लोन्स राइट ऑफ किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से आप ये पा रहे हैं कि राइट ऑफ की संख्या बहुत ही भयंकर रूप से मतलब बैंकों को के अच्छा, अब आप सोचिएगा कि ये बैंक कर क्यों रहे हैं, क्या इनको कुछ फायदा है? असलियत में बैंकों को फायदा है, क्योंकि अगर बैंक राइट ऑफ कर देते हैं तो ये इनकी लाइबिलिटी से खत्म हो जाते हैं और इसका मतलब यह है कि इनकी टैक्स पे जो भार आता है, क्योंकि उनको प्रॉफिट लॉस जो प्रॉफिट अगर हो रहा है वो कम कर लेते हैं वो, क्योंकि ये इसको राइट ऑफ कर देते हैं। जब इस वजह से वो अपना प्रॉफिट बना सकेंगे और अपनी एफिशिएंसी दिखा पाएंगे। तो हम आप तो चपत खा ही गए और उसकी ओर से उसके अलावा बैंक अपना फायदा उठा रहा है और उसके अलावा जो बड़े बड़े आसामी हैं, बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने तो फायदा उठा ही लिया। ये स्थिति उत्पन्न इसलिए होती है आनंद जी, क्योंकि जब लोन्स लिए गए थे कंपनियों ने जितना, अगर आपका प्रोजेक्ट साइज मान के चलिए 100 करोड़ है, आपके पास भी कुछ पैसा होगा, मतलब कॉर्पोरेट आप हैं तो आपके पास कुछ पैसा होगा, आप कुछ पैसा लगाइएगा और बकाया आप लोन बैंक से ले सकते हैं। मगर कॉर्पोरेट्स करते हैं क्या है कि अपनी डीपीआर ऐसे बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं कि मतलब वो असलियत में 100 करोड़ का प्रोजेक्ट वो 110 करोड़ का बताते हैं, जिससे अपनी जेब से पैसा एक भी ना लगे। हालांकि बता दिया बैंक को कि हमने 10 करोड़ लगाया, मगर वो पूरा 100 करोड़ ले लेते हैं बैंक से। अब ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपना 10 करोड़ तो बचा रखा और जब वो लोन डिफॉल्ट हुआ तो राइट ऑफ हो गया, तो मतलब चांदी स्थिति ये है। और इसकी वजह से हमको आंकड़े ये साफ नजर आ रहे हैं आनंद जी कि आपको विश्वास नहीं होगा ये जान करके कि कोविड के साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 21-22 में लिस्टेड कंपनीज के, जो अधिकतर लोन लेते रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिट्स 7 साल में सबसे ज्यादा थी। तो इन कंपनियों ने किया क्या कि कुछ अपनी इतनी बड़ी प्रॉफिट से कुछ ऋण तो वापस किया और कुछ पैसा अपना धर के बैठे हैं और इसमें लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एक बड़ा कारण है स्टॉक मार्केट का उछलने का पिछले 2 साल से, जब इकोनॉमी बैठी चली जा रही है, अर्थव्यवस्था में कमजोरी आ रही, तो मैंने आपको कई आयाम इस मुद्दे के बताया। जी जी, मैं प्रो साहब, मैं एक थोड़ा सेंसिटिव इशू आपसे इसलिए समझने की दृष्टि से कर रहा हूं और मैं नाम 2 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे वो आज तक समझ में नहीं आया। ये तय बात है, मैं कम से कम छोटे लोन के लिए बिल्कुल ठीक से जानता हूं, जैसा आपने बताया कि वो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि 10 लाख का क्या, 10 लाख का भी लोन ले रहा है तो इसमें थोड़ा बढ़ा के दिखा दीजिए, उसी से अपना मार्जिन मनी दे दीजिए। ये स्पेशलिस्ट हैं जो मिली भगत रहती है। और ये कहीं पे भी मिली भगत, मैं अपने अनुभव से कहता हूं 90% से ज्यादा केसेस में ये बैंक
की जानकारी में रहती है या बैंक की कन्वायंस उनका आदमी रहता है कि ऐसे ऐसे करा दो? मैं दो नाम इसलिए ले रहा हूं कि हिंदुस्तानी की बैंकिंग इंडस्ट्री में एक अरुंधति भट्टाचार्य जी, एसबीआई की चेयरपर्सन, और एक चंदा कोचर जी, आईसीआईसीआई, बड़े बैंकों की इन लोग हेड किए, और किस तरह से वो रिलायंस में चले गए और रिलायंस में जाने से पहले क्या क्या किया। इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इस पे कभी कुछ नहीं बैठेगा, इस पे आम आदमी को कभी नहीं पता लगेगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। मैं समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जाहिर है ये अगर हो रहा है ऐसा, तो कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है नहीं, या अगर प्रावधान है तो शायद वो 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए होगा, और उसके बाद तो लोग वहां जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता यह है कि शायद कूलिंग ऑफ पीरियड है वो बहुत कम अवधि का है, और उसके पश्चात हमारे जो बड़े आला अफसर बैंकों के होते हैं वो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के फिर मुलाजिम बन जाते हैं या स्वयं आला अफसर बन जाते हैं। तो ये बड़ी दुखदाई स्थिति है आनंद जी। इसका मतलब इलाज तो सरकारों के पास ही है, मगर अब सरकार इस पे कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी। हम आप जैसे लोग अगर इन मुद्दों को चर्चा में लाएंगे, हम अपने आम जनता को इसके बारे में जागरूक करेंगे, तो आम जनता अगर ये मुद्दे उठाएगी तो ये चुनावी मुद्दे बनेंगे, और ये चुनावी मुद्दे बनने आवश्यक हो गए हैं आनंद जी, जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की। जी, मैं सुनील साहब आपसे एक और चीज, क्योंकि मैंने आपके किसी प्रोग्राम में, आपके किसी लेक्चर में, वो जो आप एमएसएमईज को, जो टोटल कितने एसएमईज हैं, कितना उनको लोन दिया गया, और हिंदुस्तान के कुछ बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कितना, वो जो एक आप जरा बताते हैं एक बार मेरे दर्शकों के लिए, अगर एक उनके लिए एक बार फिर से बता देंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी मेरे दर्शकों को समझने में। देखिए, बैंकों के लिए एक बंदिश है कि जितना वो ऋण देते हैं साल में, उसमें से 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का अनुपात है 40%। पूर्ण ऋण का, साल में जो पूर्ण ऋण दिया जाता है बैंक द्वारा, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में। तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन हुए? 2 सेक्टर हुए, एक एमएसएमई हुआ और दूसरा कृषि हुआ। कृषि का उसमें से अनुपात है 22% और बकाया 18% एमएसएमई के लिए। तो ठीक है, एमएसएमई को ऋण वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दिया जाता है। बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो पूरा 18% अपना नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि बैंकों की जो शर्तें होती हैं वो इतनी ज्यादा कठिन लगती हैं छोटी इकाइयों को कि वो उनको पूर्ण रूप से पूर्ति उसकी नहीं कर पाते सारे कागज पत्तर तैयार करने में। तो एक तो वो दिक्कत है कि उस 18% पे भी एमएसएमई नहीं पहुंच पाते। अब दूसरी दिक्कत ये है आनंद जी कि हमारे देश में लगभग 85 से 90% गैर कृषि क्षेत्र में जो इकाइयां हैं, मैं गैर कृषि की बात कर रहा हूं, क्योंकि एमएसएमई आपने कहा तो वो गैर कृषि की ही बात हो रही है। 85 से 90% जो सूक्ष्म और लघु और मध्यम वर्ग की इकाइयां हैं, उनमें, उनको मैं संक्षेप में एमएसएमई कहता रहूंगा, अगर 85% जो हैं उनमें से अधिकतर कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर किसी एक्ट या अथॉरिटी में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो पंजीकृत नहीं है कहीं, तो भाई सरकारी बैंक किस प्रकार उनको ऋण देगा? तो एक बहुत दूसरी बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि एक तो शर्तें जिसकी वजह से 18% पूरा नहीं होता, दूसरा ये कि अधिकतर इकाइयां फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग के बिल्कुल बाहर निकल जाती हैं, इसीलिए वो अधिकतर जाती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, बनी लेंडर पे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे, उनके पास जाती हैं।
जिसमें और अलग किस्म की दिक्कतें हैं। आपको मालूम होगा कि एनबीएफसी के संग भी बहुत ही गंभीर स्थिति अभी 3 साल पहले कोविड से पहले आ चुकी थी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत अस्थिरता आई थी। बैंकों के अत्यधिक ऋण के अलावा, मतलब जो एनबीएफसी, तो अब दूसरी दिक्कत एमएसएमईज के संग ये है। तीसरी दिक्कत कोविड के दौरान या कोविड से पहले ही मैं उसकी बात करूं तो अधिकतर जो एमएसएमईज होती हैं उनका लेन देन कैश में होता है। अब लेन देन अगर अधिकतर कैश में होता है तो उनको जो ऋण की आवश्यकता होती है आनंद भाई, वो वर्किंग कैपिटल के लिए होती है, न कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है नहीं। अब वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक अधिकतर ऋण देने के लिए बहुत रुचि नहीं रखते। इस वजह से वो मजबूर होकर के एमएफआईज के पास चले जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के पास। तो जो मतलब बैंक यानी कि खासतौर से पब्लिक सेक्टर बैंक, उनका जो एक रिश्ता है एमएसएमई के संग वो बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है, ये समझ लीजिए। और चौथी और आखिरी बात मैं ये कह करके अपनी बात खत्म करता हूं कि कोविड के दौरान और उससे पहले जो नोटबंदी का जो असर आया था, कोविड के दौरान इन दो तीन चीजों की वजह से जो एमएसएमई पे आघात हुआ, उससे उनकी जरूरतें वैसे ही बढ़ चुकी थी और कई इकाइयां तो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो गई। और क्योंकि ये पंजीकृत नहीं होती इकाइयां, तो जब कोविड में कुछ सरकार ने बेनिफिट देने की आत्मनिर्भर पैकेज में कोशिश भी करी, तो वो जब पंजीकृत ही नहीं है तो उनको वो फायदा मिल ही नहीं सकता। और पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार मुद्रा लोन की बहुत बात करती रहती, चर्चा करती रहती है। एक चीज अधिकतर आम आदमी समझता ये नहीं है कि मुद्रा लोन 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे छोटी श्रेणी का जो ऋण होता है वो 50,000 से ऊपर का नहीं हो सकता। और मुद्रा में लगभग 95% जो ऋण है वो इसी कैटेगरी में है, 50,000 से कम का। और असलियत में जिन लोगों को ये ऋण दिया गया है शिशु वर्ग में, जिसको शिशु वर्ग कहते हैं मुद्रा का, 50,000 से कम का, उनका औसतन जो ऋण है, ऋण का टोटल साइज जो है वो केवल 29,000 रुपए है। एक ऋण मतलब 29,000 रुपए। अब आप सोच लीजिए कि मुद्रा में अगर 95% लोग जो ऋण ले रहे हैं उनको 29,000 औसतन मिला, तो आप 29,000 से उसको आपको 3 साल में वापस भी करना है। जी जी। अब आप सोचिए कि मतलब आप एक ठेला खरीद लोगे 29,000 में, उसको 2-3 बार मतलब सब्जी फल से भर लोगे और बेच लोगे, तो आप कमाई क्या करोगे? क्योंकि आपको हर महीने पैसे भी वापस करने बैंक को। तो मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं मुद्रा को लेकर के, मगर असलियत में फायदा बहुत कम है। जी जी, जी। मैं एक अंतिम बात कर रहा हूं। ये असल में कभी कभी मुझे तो ये लगने लगता है, और विथ ऑल दी ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप सब लोग कि वो है नहीं कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लो, कुछ उस तरह की स्थिति हमारे यहाँ कहा जाता है। खैर, मैं एक अंतिम बात प्रोफेसर साहब इसलिए आपसे आ रहा हूं क्योंकि वो एक बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है हमारे यहाँ। जो अभी एक नया हुआ है, फ्रीबीज, लाभार्थी, रेवड़ी, ग्रांट, सब्सिडी, ये सब एक दूसरे को माना जाता है कि सब एक ही चीज है, और लोग इस तरह से देखते हैं नहीं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि देश में मतलब राइट टू फूड अगर है तो ये सरकार का दायित्व है कि भाई आदमी कोई भूखा ना सोए इस देश में। मैं जरा इसको आपसे जल्दी से समझ लूं कि ये सब लोग ऐसा पेश किया था, दे ऑल आर पैरासाइट ऑन द इकोनॉमी। ये सारे लोग, लाभार्थी, ग्रांट देना, सब्सिडी देना, हमने इतना दिया, हमने तुम्हें खिलाया, हमने पैसा दिया। ये जरा प्रोफेसर साहब एक बार समझा दीजिए बहुत संक्षेप में। जी, ये बोझ है, ये सोचना तो ये एक बहुत ही निकृष्ट
मानसिकता का प्रतीक है, मुझे तो लगता है। क्यों? क्योंकि पलट करके वो गरीब जो लाभार्थी हो गया है मजबूरी में, वो सवाल करके, पलट करके सवाल कर सकता है। पहली बात, भाई नोटबंदी किसने करवाई? हमने तो आपसे नहीं कहा था कि नोटबंदी कर दीजिए, जिसकी वजह से रोजगार कम हुआ, छोटी इकाइयां बंद हुई, किसान पे नुकसान हुआ। तो वो जो लेन देन हुआ करता था कैश में, उसमें इतनी कमी आई कि लोगों को मतलब रोजगार कम हुआ, वो तो अलग बात है। जो वेजेस थे, मतलब वही नहीं मिल पा रहे थे लोग, क्योंकि कैश की इतनी कमी हुई। पहली दिक्कत। उसके अलावा अगर महंगाई की वजह से भुखमरी बढ़ी है और कुपोषण बढ़ ही रहा है, कुपोषण में कोई सुधार होता हुआ दिख नहीं रहा 2015 और 2021 के बीच में, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमको बता रहा है। और कोविड में जब रोजगार कम हुआ तो अगर ऐसी मजबूरी में सरकार कुछ 5 किलो अनाज दे रही है, और वो भी कुछ समय के लिए दे रही है, वो दिसंबर 22 में खत्म हो जाएगा, तो भाई पलट के सवाल पूछा जा सकता है ना कि आपने पहले हमारे पेट पे लात मारी, और आप हमको मजबूर कर दिया, और अगर आप 5 किलो हमें अनाज दे रहे हैं तो हम सिर्फ चावल और उस पर तो जी नहीं सकते। तो एक मुद्दा तो ये है। फ्रीबी का जो शब्द है आनंद भाई, वो अधिकतर इस्तेमाल होता है, ये जो मुफ्त बिजली है वो उस पर है। तो भाई उस पर तो पलट करके सवाल हो सकता है कि अरे भाई, आप जो मुफ्त गैस दे रहे हैं, तो कोई दूसरी पार्टी मुफ्त बिजली की बात कर रही है, तो उसमें दोनों चीजों में क्या अंतर हुआ है? तो इस तरीके से और तीसरी बात, मैं ये कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेना चाहता मैं आपका, कि दिक्कत ये है कि हमारे देश की सरकारें, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो पिछले 7-8 साल से जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे व्यय होना चाहिए था, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये हमारी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, जो भाजपा की सरकारें हैं खासतौर से, वो अधिकतर के स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पे तवज्जो न दे करके ये बाकी चीजों पे खर्च कर रही। यानी कि घर बनवा दो, गैस दे दो, शौचालय भाई सर, अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है, विकास दर अगर कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो टैक्स रेवेन्यू सरकार का कम हो रहा है, तो अगर सरकार इन चीजों पे खर्च करेगी तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे नहीं खर्च कर पाएगी। ये बड़ा सीधा ट्रेड ऑफ है, और ये ट्रेड ऑफ सरकार ने निर्णय कर रखा है कि इससे हमें सीधा फायदा होता है कि जेब में किसी के पैसा जा रहा है, न कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे, जिसका असर जाहिर है दीर्घकालीन होता है। जी, मैं प्रोफेसर संतोष, खत्म करने से पहले एक बहुत ही संक्षेप में, लालच में आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछ ले रहा हूं। नोटबंदी में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही, सबको पता है क्या क्या दिक्कतें हुई, लेकिन मैं एक बहुत मूल प्रश्न मैं अपने अगल बगल अपने समाज में देखा। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। ये जो महिलाओं के पास एक घर में पैसा रहता था, जो स्त्री धन कह लीजिए, या जिसका पता नहीं रहता था, पता इन द सेंस कि जब मेरे घर में मैंने जब नौकरी छोड़ी, फिर मैं बिजनेस करने लगा, तो मुझे वक्त जब जरूरत पड़ती थी तो मेरी पत्नी वो पैसा निकाल देती थी, कहीं से मेरी माँ निकाल देती थी, बीमारी आराम में, कोई ऐसे समय जब वो पैसा आ जाता था। नोटबंदी से वो जीरो हो गया। तो वो जो एक इंश्योरेंस कह लिए, बफर कह लीजिए, शॉक एब्जॉर्बर्स जो घर के थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मैं इस पे एक बहुत संक्षेप में केवल इस विषय पे आपसे समझना चाहूंगा, क्या या आप लोगों का अंदाज है कि ये भी खत्म हुआ है? मतलब घर में ये है ही नहीं अब शॉक एब्जॉर्बर। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, आपके सवाल के मूल आधार पर से सहमत हूं। इस वजह से सहमत हूं
क्योंकि पहली बात, जैसे मैं कई बार कह चुका, रोजगार उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से हमारे देश के युवा पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं। दूसरी बात, जो वेज रेट्स हैं वो या फिर स्टैग्नेट कर रही हैं, चाहे आप नियमित नौकरी में हो, चाहे आप दिहाड़ी नौकरी में हो, चाहे आप स्वरोजगारी हो, और या फिर स्टैग्नेट कर रही हैं, समतल हैं या गिर रही हैं। इन दो बड़े कारणों से, और तीसरा कारण क्योंकि महंगाई दर कई और कारणों से बढ़ रही है, तो इन तीन कारणों की वजह से ये जो एक महिलाएं बचा करके रखती थीं, वो बचाने की संभावना खत्म हो गई। तो हुआ ये है कि लोग अब ऋण लेकर के खपत कर रहे हैं। आप ये पाएंगे कि जो बैंकों में ऋण की संख्या अगर बढ़ रही है, तो वो ऋण बढ़ रहा है रिटेल लोन पे, इन्वेस्टमेंट निवेश नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नौकरी नहीं बढ़ रही है। तो रिटेल ऋण बढ़ रहा है, और जाहिर है जब पिछले 2 साल में मंदी आई अर्थव्यवस्था में, रोजगार कम हुआ, और रोजगार की जो जो शायद प्रोफेसर साहब, शायद गोल्ड लोन भी बढ़ रहा है बेतहाशा सोने के अगेंस्ट। अच्छी बात आपने हमको याद दिलाई कि गोल्ड लोन बढ़ा, क्योंकि लोगों को, क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक कुशन हुआ करता था, वो कुशन वाइप आउट हो गया था, सफाया हो गया था उस कुशन का, और जिसकी वजह से जिसके पास जो एक सॉलिड एसेट था, वो सॉलिड एसेट फिजिकल एसेट के रूप में, गोल्ड के रूप में था। तो जिसकी वजह से गोल्ड को गिरवी रखा गया, उस पर लोन लिया गया और रोजमर्रा का खर्च चलाया गया। तो ये स्थिति बहुत हमारे देश के एग्रीगेट डिमांड के लिए, पूर्ण खपत के लिए बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से आगे चलते हुए बहुत धीमे धीमे खपत बढ़ेगी, जिसकी वजह से निवेश कम होगा, तो रोजगार और तेजी से नहीं बढ़ेगा। ये सब बहुत एक कुचक्र है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था को इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों से डाल दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संतोष, आप टाइम देने के लिए। और आगे भी आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि मैं मूल रूप से, मेरे दर्शक ये समझना चाहते हैं, रोजमर्रा की समस्याएं हैं, रोज जूझ रहे हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन आप जैसे लोग अगर कुछ थोड़ा बताते रहते हैं तो लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। थैंक यू सो मच।